हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 9 में आगे बढ़ते हुए आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन करने की विधि को सीखने वाले हैं और इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं जिसमें हम एक फलन f(x) लेते हैं और हम उसका बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। और यदि अब हम इस फलन का इंटीग्रेशन करें तो इसको नाम देते हैं i। तो इन स्टेप का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग 3 को बाहर करते हैं और शेष बचेगा 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 1/में x माइनस 4 का इंटीग्रेशन, जिसमें x प्लस 2 हो या x माइनस 4 ये x के जैसे काम करेंगे। तो वास्तव में हमें 1/x के इंटीग्रेशन की ही आवश्यकता होगी, जिसका आंसर हम जानते हैं log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस आधार पर इस स्टेप का इंटीग्रेशन बनेगा 3 गुना में log x प्लस 2 माइनस log x माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यदि हम इसको चाहें तो ये बन सकता है log x प्लस 2 की घात में 3, इसको घात की जगह पर हमने शिफ्ट कर दिया है, और माइनस log x माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम पुनः इस दिए गए फलन को ही लेते हैं और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा x प्लस 2 और x माइनस 4, और अंश में प्राप्त होगा 3 गुना में x माइनस 4 माइनस 1 गुना में x प्लस 2, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 3x माइनस 12 माइनस x और माइनस 2, और बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा इन दोनों का गुणा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। और यदि अंश को और अधिक हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 2x माइनस 14 बटे में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और अब यदि हमें इस स्टेप का इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो तो वास्तव में हमारे पास इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए कोई विधि उपस्थित नहीं है। हमने अब तक जितना भी किया है उसमें ऐसी कोई विधि हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमें 2x माइनस 14 बटे में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मिला है, यह वास्तव में 3 बटे में x प्लस 2 माइनस 1 बटे में x माइनस 4 से ही मिला हुआ है, जिसका इंटीग्रेशन करना हम लोगों ने अभी अभी देखा है। तो इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन को इस रूप से इस रूप में बदलने पर इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, और इस साइड वाले जो मान हैं इसको वास्तव में आंशिक भिन्न के रूप में फलन बोलते हैं। वास्तव में हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा और हम उसको आंशिक भिन्न के रूप में बदल लेंगे। अब हम यह सीखेंगे कि किसी दिए गए फलन को किस प्रकार आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके लिए पहले इस स्टेप का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। यदि f(x) और g(x) दो बहुपद फलन हों तो f(x) बटे g(x) को परिमेय फलन कहते हैं। और अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है उसमें भी आप ऊपर देखें तो ऊपर एक फलन है बहुपद फलन और नीचे भी एक फलन है जो कि बहुपद फलन है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर परिमेय फलन के एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ x प्लस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 4, या x स्क्वायर बटे में x स्क्वायर माइनस 4, या x क्यूब बटे में x स्क्वायर माइनस 4 इत्यादि, जो कि रेशनल फंक्शन या परिमेय फलन के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर ऊपर वाले फलन में अधिकतम घात 1 है, जबकि नीचे वाले फलन में अधिकतम घात 2 है, यानी अंश की घात है कम और हर की घात है ज़्यादा। जबकि इन दो स्टेप के अंदर अंश की घात या तो हर के इक्वल है या अंश की घात ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग परिमेय फलन को भी आगे चल के 2 रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से पहला है उचित परिमेय फलन और दूसरा है विषम परिमेय फलन। मेरे कहने का मतलब है यदि f(x) अंश की घात कम हो और हर की घात ज़्यादा हो तो इस स्थिति में
दिए गए परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन कहते हैं। और यदि f(x) की घात हर की घात के यानी g(x) की घात के इक्वल हो या f(x) की घात बड़ी हो तो इसे हम विषम परिमेय फलन कहते हैं। तो इस प्रकार हमें जो f(x) और g(x) का भाग मिलेगा यानी एक परिमेय फलन मिलेगा वो इन दोनों में से किसी एक रूप में होगा, लेकिन समाकलन हमेशा उचित परिमेय फलन का ही किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें विषम परिमेय फलन मिलेगा तो हमें उसे किसी न किसी विधि से उचित परिमेय फलन के अंदर बदलना पड़ेगा, और इसका सबसे आसान काम है भाग देना। अतः हमें जब भी अंश की घात ज़्यादा या अंश की घात हर के इक्वल मिलेगी यानी विषम परिमेय फलन मिलेगा तो हम भाग देकर यानी बहुपदों का भाग जो हमने कक्षा 10 में सीखा है उससे हम उचित परिमेय फलन के रूप में बदल देंगे, और उसके बाद हम आंशिक भिन्न में व्यक्त करते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए एग्जाम्पल्स। हमारे पास ये दो एग्जाम्पल विषम परिमेय फलन के लिए हैं। यदि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप देखिए हर की घात भी 2 है और अंश की घात भी 2 है। तो इस स्थिति में हम लोग x² यानी अंश में x² - 4 का भाग लगाते हैं। तो इसमें भाग जाएगा एक बार क्योंकि इनकी दोनों की घात एक समान है। तो 1 से इस पद का यदि मैं गुणा करता हूँ तो हमें प्राप्त होगा x² - 4, जिसमें यहाँ माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल बचेगा 4। तो इस आधार पर इस स्टेप को लिखा जा सकता है, भाग गया है एक बार, शेष बचा है 4 यानी प्लस का 4 और बटे में आ जाएगा x² - 4। यदि आप इस पर फोकस करेंगे तो ध्यान दीजिए इस पद का कोई महत्व नहीं है फिलहाल। ये जो पद शेष बच रहा है इसमें अंश की घात है 0 जबकि हर की घात बन रही है 2 यानी एक उचित परिमेय फलन बन जाएगा। इस प्रकार हम बहुपदों के भाग से किसी विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में बदल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अंश की घात 3 और हर की घात 2, जिसमें अंश की घात ज़्यादा है तो यह भी एक विषम परिमेय फलन है। अब हम x³ में x² - 4 का भाग देते हैं। इसमें यदि हम देखें तो x का भाग जा सकता है, इसका मतलब यहाँ पर x आएगा और इस x का गुणा यदि यहाँ किया जाए तो हमें प्राप्त होगा x³ - 4x, जिसमें यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल बचेगा प्लस का 4x। इसका मतलब इसको आगे लिखा जा सकता है, भाग गया है x बार, शेष बच गया 4x तो प्लस का 4x और बटे में आ जाएगा x² - 4, जिसमें यदि इस x को छोड़ दिया जाए तो ये जो शेष पद बच रहा है इसमें हर की घात ज़्यादा है और अंश की घात कम, यानी ये एक उचित परिमेय फलन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो इस प्रकार हम पहले यह देखेंगे कि दिया गया जो क्वेश्चन है वो वास्तव में कौन सा फलन है, उचित परिमेय फलन है या विषम परिमेय फलन, क्योंकि बिना उचित परिमेय फलन के हम आंशिक भिन्न में व्यक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम उचित परिमेय फलन को निम्न प्रकार से आंशिक भिन्न में व्यक्त करेंगे। इसमें हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के उचित परिमेय फलन के लिए आंशिक भिन्न के रूप को मानते जाएंगे। जैसे यदि हमारे पास पहला उचित परिमेय फलन कुछ इस प्रकार हो तो हम इसके आंशिक भिन्न का रूप कुछ इस प्रकार मानेंगे, कैपिटल A बटे में x - a प्लस कैपिटल B बटे में x - b, यानी हर में जितनी घात का पद हो उतने ही कांस्टेंट आपने मानने हैं। जैसे यहाँ पर 2 घात का पद है तो हम यहाँ पर 2 कांस्टेंट a और b मानकर चलेंगे, कैपिटल A और कैपिटल B, और हर एक गुणनखंड के ऊपर एक एक कांस्टेंट को रखते जाएंगे। अब यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B अज्ञात राशियाँ हैं जिनका मान हम शॉर्टकट मेथड से ज्ञात करेंगे, और ये शॉर्टकट मेथड क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यदि हमारे पास एक उचित परिमेय फलन कुछ इस प्रकार हो तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसके हर में 3 घातीय पद है, तो हमें कम से कम 3 कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, और एक एक कांस्टेंट के नीचे एक के गुणनखंड को सेट कर देंगे जो कि है x - a, x - b और x - c। बीच में लगा देंगे जोड़ का निशान,
अब हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी का मान शॉर्टकट मेथड से ज्ञात करेंगे। अब यदि हमारे पास उचित परिमेय फलन कुछ इस प्रकार हो जिसमें नीचे वाले पद की घात है 2, तो हमें 2 कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी और इन कांस्टेंट के मान को ज्ञात करने के लिए हम पहले के बट्टे में लगाएंगे x माइनस ए और दूसरे के बट्टे में लगाएंगे x माइनस ए का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जितनी घात होगी उतने ही आगे स्टेप बनते जाएंगे और बार बार एक एक करके घात बढ़ती चली जाएगी। यानी हमने यहाँ पे शुरुआत की थी 1 घात वाले पद से और ख़त्म किया है 2 घात वाले पद पे। यदि यहाँ पर हमारे पास 3 घात होती तो हम शुरू करते 1 घात वाले पद से, फिर 2 और फिर आता 3 घात वाला पद और बीच में लगाएंगे जोड़ का निशान। अब हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से सिर्फ एक ही कांस्टेंट ज्ञात होगा b, यानी जो उच्चतम घात वाले पद के ऊपर वाला कांस्टेंट है सिर्फ वही शॉर्टकट से ज्ञात होता है। तो शेष बच गया a, जिसका मान ज्ञात करने के लिए हम समान गुणांकों की तुलना करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक उचित परिमेय फलन इस प्रकार हो जिसमें हर में घात बन रही है 3, जिसमें जो फर्स्ट है उसमें स्क्वायर है तो इसके गुणनखंड जो करने वाले हैं वो है a बट्टे में x माइनस ए, b बट्टे में x माइनस ए का स्क्वायर। इसका काम खत्म। शेष एक गुणनखंड बचा x माइनस बी, जिसके लिए लिख दिया c बट्टे में x माइनस बी, बीच में जोड़ का निशान। अब यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से उच्चतम घात के पद हैं हमारे पास b और ये c, इनके मान ज्ञात होंगे। शेष बचा a, इसका मान हम समान गुणांकों की तुलना से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट यदि हमारे पास उचित परिमेय फलन कुछ इस प्रकार हो तो यहाँ पर हर में घात बन रही है 3, तो इसमें जो 1 घात वाला पद है इसको तो हमने मान लिया a बट्टे में x माइनस ए, जबकि यहाँ पर 2 घात का पद है जिसमें इस पद के गुणनखंड संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें अंश में मानना पड़ेगा bx प्लस सी और बटे में आएगा x स्क्वायर प्लस b और बीच में लगा देंगे जोड़ का निशान। तो आपने इस प्रकार की उचित परिमेय फलन के लिए आंशिक भिन्न का रूप कुछ इस प्रकार मानकर चलना है। अब यहाँ पर कैपिटल A का मान तो शॉर्टकट मेथड से आएगा, जबकि कैपिटल B और कैपिटल C का मान आपको समान गुणांकों की तुलना से ही ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के उचित परिमेय फलन के लिए आंशिक भिन्न के रूप के बारे में सीख लिया है और इसके बेस पर ही हम अपनी अगली प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। अब बात आती है कि इन कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C जो हमने कांस्टेंट लिए हैं इनका मान किस प्रकार ज्ञात किया जाए। यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल करते समय मुख्यतः 2 विधियों के नाम सामने आ रहे हैं। एक जिसको मैं शॉर्टकट मेथड कह रहा हूँ या लघु विधि है, दूसरी है समान गुणांकों की तुलना। लेकिन लघु विधि की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन समान गुणांकों की तुलना वाली विधि की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी अज्ञात राशियों के मान समान गुणांकों की तुलना विधि से ज्ञात तो किए जा सकते हैं, जबकि लघु विधि से केवल कुछ ही गुणांकों के मान ज्ञात हो सकते हैं। तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम इन दोनों विधियों को मिक्स करते हुए ही अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करेंगे, जिससे हमें टाइम कम से कम लगे। और इन दोनों विधियों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो हमने पहले भी हल किया है। वह था 2x माइनस 14 बटे में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जिसमें हम पहले हर के गुणनखंड करेंगे और हर के गुणनखंड आएंगे x प्लस 2 और x माइनस 4। इसमें यदि आप ध्यान देंगे तो अंश की घात कम है जबकि हर की घात ज़्यादा, तो यह एक उचित परिमेय फलन बन चुका है। अब हम इसको a बटे में x प्लस 2 पहला गुणनखंड प्लस b बटे में x माइनस 4 दूसरे गुणनखंड के रूप में मान लेंगे। अब शेष बची बातें हैं कैपिटल A और कैपिटल B, जिनका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। और मैंने बताया था जब केवल एक घातीय गुणनखंड हो, कोई रिपीट होने वाला यानी वर्ग क्यूब वाला पद ना हो, तो सभी के मान शॉर्टकट मेथड से ज्ञात हो सकते हैं। अतः हम शॉर्टकट मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले जो अगर हमें कैपिटल A का मान ज्ञात करना है तो इसके बटे में जो पद है x प्लस 2 इसको 0 के को रखते हैं, जहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा -2 और इससे हमें कैपिटल A का मान मिलेगा यहाँ मान पुट करने पर। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जिस गुणनखंड को 0 रखते हुए हम ये x का मान ज्ञात कर रहे हैं
उसको आपने छोड़ते हुए मान ज्ञात करना है। यानी हम x का मान -2 यहाँ रखेंगे जबकि यहाँ नहीं रखने वाले। तो इस आधार पर हमारे पास बनेगा 2 गुणा में -2 -14 बटे में इस पद को छोड़ दें, शेष बचा x -4, x के स्थान पर -2 तो -2 और -4, जिससे ऊपर बनेगा -18, नीचे बनेगा -6, यानी कैपिटल A का मान प्राप्त होगा 3। इसी प्रकार दूसरे गुणनखंड को 0 रखूं तो x का मान प्राप्त होगा 4 और इस पर हमें इसके ऊपर वाला पद यानी कि कैपिटल B मिल जाएगा। और ठीक पहले की भांति ही हम इस पद को छोड़ते हुए शेष में मान रखेंगे। तो x का मान 4 रखूं तो आ जाएगा 2 गुणा में 4 -14 बटे में 4 + 2, इस पद में मान नहीं रखना है। इससे हमें प्राप्त होगा -6 बटे में 6 यानी कि -1। ये a और b के मान हम यहाँ पुट कर दें तो हमें वास्तव में 2x - 14 बटे में x + 2 गुणा में x - 4 के स्थान पर मिलने वाला है 3 बटे में x + 2 -1 बटे में x - 4, जो कि इसकी आंशिक भिन्न होगी। तो इस प्रकार हम लोग लघु विधि से या शॉर्टकट मेथड से इन अज्ञात राशियों a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन के लिए समान गुणांकों की तुलना विधि का भी यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या वहाँ से भी हमें कैपिटल A और कैपिटल B के मान यही मिलते हैं। हमारा दिया गया क्वेश्चन जिसकी आंशिक भिन्न हमने बनाई है a बटे में x + 2 प्लस b बटे में x - 4। अब समान गुणांकों की तुलना विधि के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ इस साइड का अंश लिख लीजिए जो कि है 2x - में 14 इक्वल में इसके हर को हटा देंगे। अब ये देखिए कि इस पद में कौन कौन से गुणनखंड आपके कॉमन हैं, तो आपके हिसाब से x + 2 कॉमन हुआ, शेष बचा x - 4, उसका गुणा आप a के साथ कीजिए। इसी प्रकार b के साथ x - 4 को छोड़ते हुए केवल x + 2 का गुणा होगा, जिसको आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 2x - 14 ax - 4a प्लस bx प्लस में 2b। लेफ्ट हैंड साइड में है 2x - 14, राइट हैंड साइड में x वाले पदों में से x को कॉमन लेते हैं तो शेष बचेगा a + b और x, और इन बाकी बिना x वाले पदों को हम इकट्ठा कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। अब यदि ध्यान दें तो इस साइड में x का गुणांक a + b है जबकि इस साइड में x का गुणांक 2 है। तो इसमें यहाँ लिखेंगे समान गुणांकों की तुलना से। जिससे x का गुणांक इधर 2 और राइट हैंड साइड में a + b है। और इसी प्रकार यहाँ पर अचर पद -14 है और जबकि अचर पद यहाँ पर है -4a + 2b, तो हम लिखेंगे -14 बराबर -4a + 2b। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें कैपिटल A और कैपिटल B का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं पहले वाली इक्वेशन में से b का मान ज्ञात करता हूँ जो कि प्राप्त होगा 2 - a। इसको हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा -14 -4a प्लस 2b का मतलब हमें प्राप्त हो जाएगा 4 - 2a, जिसको हल करने पर आपको डेफिनेटली a का मान प्राप्त होगा 3। और ये मान यदि मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा -1, जो कि पूर्व में लघु विधि से ज्ञात किए गए मानों के जैसे ही हैं। तो इस प्रकार दोनों ही विधियों से हम लोग कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C आदि गुणांकों के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो हम लोग लघु विधि का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें उस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी करना होगा, क्योंकि समान गुणांकों की तुलना वाली विधि में ज़्यादा समय खर्च होता है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास उचित परिमेय फलन कुछ इस प्रकार का है। तो इसमें हर की घात 3 है तो हमें 3 कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। पहले आएगा कैपिटल A बटे में इस पद से लें तो x - 2 और प्लस b बटे में x - 2 का स्क्वायर, उच्चतम घात के पद तक जाते हैं हम। आखिरी बचा x + 4 तो बनेगा c बटे में x + 4। अब यहाँ पर जब हम लोग इन दोनों में से किसी भी पद को 0 रखेंगे शॉर्टकट मेथड के लिए, तो हमें कैपिटल A का मान मिलेगा या कैपिटल B का।
तो जो उच्चतम घात का पद होता है हमें उसका मान मिलता है, यानी हमें x माइनस 2 से कैपिटल B का मान मिलने वाला है। तो पहले हम शॉर्टकट मेथड से x बराबर 2 रखते हैं, जिस पर हमें कैपिटल B का मान मिलेगा। अब ये वाला मान इस जगह पुट नहीं करना है, तो शेष जगह रखें तो हमें प्राप्त होगा 3 का 2 से गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2, और बटे में इस जगह पे रखूं तो बन जाएगा 2 प्लस 4, यानी हमें प्राप्त होगा 8/6, जो कि आगे जाके बन जाएगा 4/3। इसी प्रकार जब हम इस गुणनखंड को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा -4, और उस पर हमें कैपिटल C का मान मिलेगा शॉर्टकट मेथड से, लेकिन हमें यहाँ पुट नहीं करना है। बाकी शेष इस पद में x का मान रखते हैं -4, तो बन जाएगा -12 प्लस 2, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर -4, यहाँ पर बन जाएगा -6 का स्क्वायर, जो कि ओवरऑल वैल्यू देगा -10 बटे में 36, यानी कि -5 बटे में 18। इस प्रकार हमने b और c का मान ज्ञात कर लिया, शेष बचा a, और अब a को ज्ञात करने के लिए हमें समान गुणांकों की तुलना वाली विधि का उपयोग करना होगा, और उसके लिए हम लोग पुनः इस पूरे सूत्र को लिखते हैं। अब हम इसमें सिर्फ अंश को लिखेंगे, जो कि है 3x प्लस 2, और इक्वल में यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 2, तो शेष यहाँ पर एक x माइनस 2 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई a के साथ, और शेष एक पद और बचा हुआ है x प्लस 4। इसी प्रकार b के साथ गुणा में ये वाले दोनों पद कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, शेष बचा x प्लस 4, और इसी प्रकार c के साथ ये वाले पद हट जाएंगे, और शेष बचा हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिखा जाएगा, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3x प्लस 2 इज इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्लस b इंटू एक्स प्लस 4 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, जिसको और अधिक हल करें तो 3x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर के जो पद हैं उनको इकट्ठा करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर आएगा, जिसमें से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा a प्लस c इंटू में एक्स स्क्वायर। इसी हिसाब से हम जो x के पद हैं उनको इकट्ठा करेंगे तो आएगा -2ax प्लस bx और -4cx। इन सभी में से यदि हम x को कॉमन ले लें तो शेष बचेगा -2a प्लस का b और माइनस का 4c, और उसके अलावा जो शेष पद बचते हैं वो है -8a प्लस 4b प्लस 4c, जिनको कोष्ठक में लिख लेते हैं -8a प्लस 4b प्लस 4c। अब दोनों ओर समान गुणांकों में करते हैं तुलना, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमने ऑलरेडी b और c के मान ज्ञात कर लिए हैं, तो हमें सिर्फ उसी पद को ही लेके चलें जिससे हमें आसानी से a मिल जाए, और उसके लिए यदि आप ध्यान देंगे तो वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 0। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक है a प्लस सी, इसका मतलब a का मान होगा -c, और c का मान ऑलरेडी हम लोगों ने -5/18 ज्ञात कर रखा है, तो a का मान बन जाएगा +5/18। इस प्रकार हमने सभी गुणांकों को ज्ञात कर लिया है, इसलिए दिया गया पद जो कि 3x प्लस 2 बटे में x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 था, वह बन गया a का मान 5/18 गुणा में 1 बटे में x माइनस 2, b का मान हमने ज्ञात किया था 4/3, तो 4/3 गुणा में 1 बटे में x माइनस 2 का स्क्वायर, और c का मान था -5/18, और उसके साथ आएगा 1 बटे में x प्लस 4, जो कि इसकी अभिष्ट आंशिक भिन्न होगी। तो इस प्रकार हम अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करते हैं और उसके बाद में दिए गए पद का इंटीग्रेशन किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ बातों पर ध्यान देंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चन इजी हो जाएं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि यदि क्वेश्चन में केवल एक्स स्क्वायर के स्टेप हों, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा, तो इसके आपको आगे गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको a बटे में पहला गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस बी बटे में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लेंगे और फिर इसको एक घातीय पदों की तरह ही शॉर्टकट मेथड से हल करते हुए ए और बी के मान ज्ञात कर देंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें आंशिक भिन्न में उसी वक्त व्यक्त करना चाहिए जब हर के गुणनखंड संभव हो, यानी आपको 9.4 के मेथड उसी टाइम यूज़ करने हैं जब आप श्योर हो जाएं कि दिए गए क्वेश्चन में हर के गुणनखंड संभव हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो सूत्र हैं जिनको हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसमें से पहला है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन और दूसरा है 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। दोनों ऑलमोस्ट सेम सेंस में और सेम आंसर वाले होते हैं। इनकी शुरुआत होती है 1/2a से और लॉग दोनों में उपस्थित होता है। यदि आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर देखें या गुणनखंड देखें तो वो हो सकते हैं x प्लस ए और x माइनस ए। इसी प्रकार यदि आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर देखें तो वह हो सकते हैं a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ इसी चीज़ का है। आप इसमें इसको ऊपर रखिए और इसको नीचे, तो बन जाएगा x माइनस ए बटे में x प्लस ए, और मॉड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लॉग में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें उल्टा करना है, यानी जिसमें जोड़ है वो पहले और जिसमें घटाव है वो बाद में, मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इन दोनों सूत्रों को हम याद रखेंगे। और ये सूत्र कहाँ से आए हैं? यदि आप इसके गुणनखंड करके इनको आंशिक भिन्न में व्यक्त कर लें तो आप इस मान तक पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 9.4 में आंशिक भिन्नों से संबंधित सभी आर्टिकल्स को देख लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।